आप अध्ययन कर रहे हैं स्टडी 99 साइंस पर। यह क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लास है। इस क्लास में यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड एग्ज़ाम्स की आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इस क्लास की लेवल नीट, आईआईटी, जेई आदि तक का है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछले लेक्चर्स में हमने जो है फैराडे के नियम को देखा। आज हम जो है इन्हीं फैराडे के नियम पर आधारित कुछ जो है न्यूमेरिकल देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप 12th की केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। लेवल है नीट, आईआईटी, जेईई तक के लेवल का है। आप इससे जो है अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जो है अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं धारा दक्षता, करंट एफिशिएंसी। धारा दक्षता, करंट एफिशिएंसी। धारा दक्षता बराबर होता है धारा दक्षता बराबर धारा प्रवाह से वास्तविक प्राप्ति, जिसे बोलते हैं एल्ड, अपान सैद्धांतिक प्राप्ति, जिसे बोलते हैं थ्योरेटिकल एल्ड, मल्टीप्लाई 100। यह है धारा दक्षता प्राप्त करने का फार्मूला, जहां वास्तविक प्राप्ति बराबर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हुई मात्रा। अगला है सैद्धांतिक प्राप्ति। यह है फैराडे नियम से प्राप्त परिकलित मात्रा जो इलेक्ट्रोड पर होनी अपेक्षित थी। एग्जाम में जो है विकल्प में भी पूछा जाता है कि धारा दक्षता धारा प्रवाह से वास्तविक प्राप्त एक्चुअल एल्ड होता है और बटे सैद्धांतिक प्राप्त थ्योरेटिकल एल्ड मल्टीप्लाई 100। एग्जाम में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100 को जो है मल्टीप्लाई 50 कर देते हैं, मल्टीप्लाई 150 कर देते हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग बना देते हैं, या इसी को नीचे वाला ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाला नीचे करके विकल्प बना देते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान समझे रहिएगा। वास्तविक प्राप्ति जो होती है इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हुई, मतलब कितना इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हुई है, और सैद्धांतिक प्राप्त में फैराडे के नियम से प्राप्त परिकलित मात्रा जो इलेक्ट्रोड पर होनी अपेक्षित थी। हमारे पास जो क्वेश्चन है कि सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन के, यानी सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है और इसके 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में, कितना ग्राम सिल्वर प्राप्त करना है, 10 ग्राम। 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में 1.24 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने में कितना समय लगेगा। यानी इतनी धारा प्रवाहित होगी और 10 ग्राम प्राप्त किया जाएगा और उसमें जो है कितना समय लगेगा, समय निकालना है। तो आपको W दे रखा है, Ag सिल्वर की मात्रा 10 ग्राम निकालना है, और I दे रखा है, I कितना दे रखा है, 1.24 एम्पियर दे रखा है। आपसे टाइम पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा। आप जानते हैं Ag जो है 1 प्लस चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन जब ये लेगा तब जाकर के Ag मुक्त करेगा। इतना तो कंफर्म है ना। सिल्वर जो है, सिल्वर पर 1 प्लस चार्ज होता है और 1 प्लस चार्ज जो होगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तब Ag मुक्त करेगा। तो आपको एक चीज और पता है, आपका फार्मूला है, फार्मूला क्या है, W Ag बराबर क्या होता है, EIT अपान 96,500। फार्मूला पढ़ा है कि नहीं? यस सर। नहीं पढ़े? ये होता है WAG यानी W बराबर EIT अपान 96,500 फार्मूला होता है।
आपको आई दे रखा है और डब्लू दे रखा है, ये दिया ही है, केवल टी निकालना है, ई नहीं पता है। तो ई बराबर होता है ई एजी का, देखिए ई सिल्वर का तुल्यांकित द्रव्यमान, तो सिल्वर का तुल्यांकित द्रव्यमान होता है एम अपान नीचे वैलेंसी संयोजकता, एम अपान संयोजकता, एम अणुभार होता है। अब एजी का अणुभार कितना होता है? 108 होता है। एजी का अणुभार 108 होता है, परमाणु भार इसे बोलते हैं, परमाणु भार, ठीक है। एजी का परमाणु भार 108 होता है और इसकी वजह से देखो कितने चार्ज है, एक है ना, एक चार्ज होगा, एक मतलब एक ही होगा, तो ये 108 निकल के आ जाएगा, ठीक। और ई निकल के आ गया, आपको क्या निकालना है? टी निकालना है, बटे एक कर लो, टी बराबर आपका आ जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, यानी ये डब्लू एजी गुणे 96,500 बटे बाकी सब इधर आ जाएंगे, ई एजी मल्टीप्लाई, इसको एजी भी कर बोल सकते हो, और फिर आई वैल्यू रख दीजिए आप, डब्लू का मान है 10 और ये 96,500 बटे इसकी वैल्यू है 108 और गुणे आई की वैल्यू कितना है 1.24, एक दशमलव लगा के ऊपर 2 दशमलव हटा लीजिए, तो ये आ जाएगा 10 गुणे 96,500, 500 था ही तो 0 और बढ़ जाएगा, बटे 108 गुणे 124, आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। टी बराबर, इसको जब सॉल्व करेंगे 0.5 सेकेंड, ये इतना निकल के आएगा 7,205 सेकेंड, इसको आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 2 घंटे आ जाएगा, यानी लगभग 2 घंटे के करीब आएगा। 2 घंटे में आपको 10 ग्राम जो है सिल्वर प्राप्त हो आ गया होगा। डब्लू दिया है 10 ग्राम, आई दे रखा है, टी निकालना है, फार्मूला डब्लू बराबर ई आई टी अपान 96,500 होता है। ई की वैल्यू जो है अणुभार बटे संयोजकता होती है, सिल्वर का अणुभार इतना है, संयोजकता इसकी एक ही बनेगी, तो ये इतना ही आ जाएगा। इस पर रख दीजिए, रखने के बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, ये सेकंड में आएगा, इसको जो है घंटे में कन्वर्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन है 0.5 एम्पीयर की धारा सामर्थ्य 30 मिनट तक सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर 0.3124 ग्राम चांदी कैथोड पर प्राप्त होती है। धारा दक्षता की गणना कीजिए। यहाँ पे धारा दक्षता निकालना है, कह रहे हैं कि जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर इतना चांदी कैथोड पर प्राप्त होती है, वास्तविक प्राप्त यानी इतना प्राप्त होता है, ठीक है। और एक आप इस निकालना है, तो डब्लू एजी सिल्वर जो है ज्ञात करना है, फार्मूला है ई आई टी अपान 96,500, ठीक। इसी पे रख दीजिए, आई दे रखा है, एम्पियर कितना है 0.5 एम्पियर है, और टी दे रखा है 23 मिनट दे रखा है, इसको सेकंड में चेंज कर लेना, 23 मिनट को 60 से गुणा कराओगे 36 कितना आ जाएगा, हाँ 1 0 और आ जाएगा, 1800 सेकंड आएगा, ठीक। और क्या है ई की वैल्यू पता है ना 108 आएगा, अभी निकाले रहे से पहले, तो डब्लू बराबर निकल के आ जाएगा, एजे ई की वैल्यू है 108, आई का मान है 0.5, टी का मान है 1800 बटे 96,500, 2 0 काट दीजिए, ठीक है, एक बाद दशमलव है, तो ये आ जाएगा 108 गुणे 5 गुणे 18 और बटे 96,50 कितना आ जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 से काट दो, 5 करना 5 4 बचेगा, 5 9 45 1 बचेगा, 5 3 15 कितना आ जाएगा, 2 9 18 2 9 18 1 2 6 12 2 5 10 और कटेगा, चलो ये आ जाएगा ऊपर 9 8 72, ये 2 हो जाएगा 9 8 72 7 और 9 का 9 और नीचे आ जाएगा 965,
इससे इसमें भाग दे दीजिए, 1.0073 ग्राम निकल के आ जाएगा। हमें निकालना है धारा दक्षता बराबर जानते हैं वास्तविक प्राप्ति बटे सैद्धांतिक प्राप्ति मल्टीप्लाई 100। ये फार्मूला है। वास्तविक प्राप्ति रखा था कितना मिलता है, तो 0.3124 ये मिलता है। और आपने अभी भी कितना निकाला, 1.0073। 4 अंक ये है, 4 अंक ये है, कट जाएगा, दशमलव हटेगा, 1 2 3 1 2 4 बटे 1.0073। आप मल्टीप्लाई 100 भी है ऊपर वाले में, ठीक है। यस सर। तो ये मल्टीप्लाई 100 हटाओगे 2 जीरो ऊपर आ जाएगा, मगुड़ा हो जाएगा आराम से साहब। 31.01% ये आंसर आ जाएगा। धारा दक्षता जो है 31% निकल के आएगी। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। अरे एक जो है प्रवाहित करने पर चांदी प्राप्त हो रहा है, दूसरा कंफर्म कर लेते हैं सही प्राप्त हो रहा है, तो WAG फिर से निकालेंगे। तो जब दोबारा निकालेंगे इतना मिलता है और इतना पहले से बताया था, दोनों को ऊपर नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 31% निकल के आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत अपघटन सेल में उपस्थित गलित MgCl2 का विद्युत अपघटन कराने पर 6.50 ग्राम Mg कैथोड पर जमा होता है। ज्ञात कीजिए एनोड पर कितनी क्लोरीन उत्पन्न होगी। तो निकालना है। MgCl2 दे रखा है, आप जानते हैं कि MgCl2 जो होगा तो टूटेगा तो Mg2+ चार्ज और 2Cl8 चार्ज। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका तुल्यांकित मान निकालना है, ठीक है। तो जहां Mg तुल्यांक जो होंगे, Mg के तुल्यांक जितना होगा वो बराबर होगा Cl2 के तुल्यांक के। Cl2 के भाई Mg का जितना, Mg पर 2+ चार्ज है, Cl पर भी 2 Cl है, 2 नेगेटिव चार्ज भी तो होगा, तभी तो बराबर है। तो जितना Mg के तुल्यांक होंगे उतना Cl2 के तुल्यांक होंगे, दोनों बराबर होता है। तो W Mg अपान E Mg, भाई Mg की बात कर रहे हैं ना, W अपान E होता है। इधर W Cl2 अपान E Cl2, समझ में आया कि नहीं भाई। इसका क्लोरीन का होगा तो क्लोरीन का तुल्यांकित मान होगा। अब जो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आपको दे रखा है WMG कितना प्राप्त हो रहा है, कह रहा है अपघटन करने पर इतना Mg कैथोड पर, यानी 6.50 ये हो गया। और Mg का तुल्यांक मैग्नीशियम का तुल्यांक भार, मैग्नीशियम का 24 परमाणु भार होता है। Mg अगर देखोगे तो ये होता है 24 होता है परमाणु भार, और 2+ चार्ज है तो ये आ जाएगा 12। समझ में आएगा नहीं, 24/2 को 12 से निकल के आएगा। और ना समझ में आया तो इससे लिख लो 24/2 बराबर WCl2 आपको ज्ञात करना है, ठीक है, ठीक है। और क्लोरीन है, क्लोरीन का 35.5 होता है एक का, तो दूना है, डबल दिया ना, Cl2 दिया रखा है, तो 71 हो जाएगा और अपान 2 ले लिया जाएगा, ठीक। बस कुछ करना नहीं, 6.50 गुणे 2 हो जाएगा, और ये 24, और इधर आ जाएगा WCl2 अपान 71। इसको गुणे यहाँ 2 रखोगे, चाहे इधर ले आना, अपान 2 है, इधर आ जाएगा। इसको पहले सॉल्व कर लो। अरे ये 12 बचेगा, तो 6.50 है, ये 12 दशमलव हटाओगे इतना आ जाएगा, और WCl2 बटे 2 दिया है, ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा इधर आएगा 71, यहाँ गुणे 2 हो जाएगा। क्यों, इसको आप और सॉल्व करोगे तो सीधे सीधे आ जाएगा 650 बटे 1200 बराबर WCl2 गुणे 2 अपान 71। देखो इसका इसे गुणा करा दो, इसका इससे आंसर आ जाएगा। तो WCl2 बराबर ये इधर जाएगा
तो 650 गुणे 71 और बटे 1200 और गुणे 2। 1010 से ऐसे कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है 2 से नहीं कटेगा, तो ये आ जाएगा 65 गुणे 71 और बटे 120 गुणे 2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 19.3 ग्राम आएगा। आ गया होगा, इसमें कुछ है नहीं। ये फार्मूला हमने फैराडे का द्वितीय नियम में बताया है। ठीक है, और द्वितीय नियम में तो ये WmG दे रखा है। इसका तुल्यांकित द्रव्यमान जो होगा 24/2 होगा। चाहो तो 12 लिख सकते हैं यही पे डायरेक्ट। और अगर इसको ऐसा नहीं सॉल्व करते हो तो ऐसे रख दो 24/2 ऐसे इसका जो है आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे W की मात्रा निकल के आ जाएगी। ठीक है, धातुओं का संक्षारण पहले जान लो तब फिर संरक्षण बनाते हैं। धातुओं का संक्षारण, देखिए धातुओं का संक्षारण जो है, जैसे धातुएं क्या है, इस धातुओं का संक्षारण जो है एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है। अब इसमें होता क्या है, जो क्रियाशील धातुएं होती हैं ये वायु में उपस्थित नमी, कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी गैसें होती हैं, इन लोगों के संपर्क में आने पर जो है ये आसानी से रासायनिक क्रिया करती है और करने के बाद जो है धीरे धीरे उसमें जो है जंग का निर्माण करते हैं, यानी उस धातुओं को जो है नष्ट कर देते हैं। और इस प्रकार से धातुओं पर जंग लगने की प्रक्रिया जो है या धातुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया जो है धातुओं का संक्षारण कहते हैं। वायु व जल की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है। हमने कहा वायु या जल की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण का क्षय मतलब होता है नष्ट होना। समझ में आ गए? क्षय का मतलब होता है नष्ट होना, धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना धातुओं का संक्षारण कहलाता है। संक्षारण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, यानी संक्षारण जो है एक प्रकार की विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, लोहे पर जंग लगना, तांबे व पीतल पर हरे धब्बे का बनना आदि। आप जानते हैं लोहे पर जंग लगता है, तो लोहे का जंग लगना ये भी जो है संक्षारण है। और तांबा और पीतल के जो बर्तन होते हैं उस पर जो है हरे धब्बे बन जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का संक्षारण होता है। भाई संक्षारण की अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, जिसमें धातुएं अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती हैं, भाई संक्षारण जो होती है यह एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें रेडॉक्स अपक्रिया होती है। कौन सी अपक्रिया होती है? रेडॉक्स अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण अपक्रिया तथा अपचयन अपक्रिया दोनों अपक्रिया एक साथ होती है। तो जब दोनों अपक्रियाएं एक साथ होती है तो उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। अब जिनमें धातुएं जो है अपने ऑक्साइड में परिवर्तित होती है, जितनी भी धातुएं होती है वो रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं और अपने ऑक्साइड में जो है वो परिवर्तित होते हैं। संक्षारण
की क्रिया विधि। लिख लो थोड़ा सा। संक्षारण की प्रक्रिया में धातु ऑक्सीजन व नमी के उपस्थिति में सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं तथा ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं। धातु आयनों के ऑक्साइड आयनों के साथ क्रिया से धातु के ऑक्साइड बन जाता है। अतः संक्षारण की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन एवं नमी का होना आवश्यक है। जैसे लोहे पर जंग जल तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में हे लगता है। इनमें होने वाली विद्युत रासायनिक अभिक्रिया निम्न है। आयरन एनोड, इसमें Fe जो होगा वो F2+ चार्ज एक्वा सोल्यूशन में बनाएगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा 0.44 वोल्ट। आयरन, अगर हम कैथोड की बात करें तो यहाँ पे जो O2 होगा कि ये गैस होता है, ये जो है H+ चार्ज और साथ में इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा और H2O के लिक्विड बनाएगा। इसका अगर हम E0 की बात करें 1.23 वोल्ट। अब इसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन होगा 2Fe, आप जानते हैं Fe सॉलिड होता है और ये O2 ये गैस है, साथ में ये H+ ये मिलेगा एक्वा सॉल्यूशन में। 2Fe 2+ Aq और प्लस 2H2 ये लिक्विड होगा। हो गया Fe2+ देख लो। रेडॉक्स अभिक्रिया में बना Fe2+ O2 व जल से क्रिया कर Fe2O3 बनाता है, जिसे जंग कहते हैं। जंग का सूत्र Fe2O3 × XH2 होता है।
से बनाएंगे 4Fa2 प्लस चार्ज प्लस O2 प्लस 4H2O, ये बनेगा Fe2O3 प्लस 8H प्लस चार्ज। तो हमने कहा कि संक्षारण की प्रक्रिया में धातु ऑक्सीजन व नमी की उपस्थिति में सरलता से इलेक्ट्रॉन, जो भी धातु होते हैं ऑक्सीजन व नमी की उपस्थिति में सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। yes, और जब इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं तथा ऑक्सीजन जो है इन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। भाई मेटल्स इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। और धातु आयनों के ऑक्साइड आयनों के साथ क्रिया से धातु के ऑक्साइड बन जाते हैं। अब धातु आयन के जो ऑक्साइड होते हैं वो आयनों से क्रिया करते हैं और धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। अतः संक्षारण की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन व नमी का होना आवश्यक है। संक्षारण कब होगा? जब ऑक्सीजन और नमी दोनों होंगे तभी होगा। कहते हैं जैसे लोहे पर जंग लगना तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही लगता है। लोहे पर जो जंग लगता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही लगता है। इनमें होने वाली विद्युत रासायनिक अपक्रिया निम्न है। क्या कौन सी अपक्रिया? देखिए आयरन एनोड की अगर हम बात करें, आयरन की बात करें तो Fe क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है और 2 प्लस चार्ज बनाता है। समझ में आया? इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है 0.44 वोल्ट होता है। और अब यही कैथोड पर आयरन कैथोड, एक आयरन एनोड बनेगा। फिर आयरन कैथोड पर क्या होगा कि O2 जो है इस इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकला है तो इस O2 जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ग्रहण करेगा तो ये H2O बना लेगा और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है 1.23 वोल्ट होता है। ठीक, अब दो रिएक्शन हो गए ना। दोनों रिएक्शन को एक साथ कराएंगे तो रेडॉक्स रिएक्शन बनता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? FeO2 के साथ क्रिया करते हैं और साथ में H प्लस चार्ज जब पाते हैं तो Fe2 प्लस चार्ज और 2H2O बनाते हैं। ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक, रेडॉक्स रिएक्शन दिया है। रेडॉक्स अपक्रिया में बना और Fe2 प्लस चार्ज, अब रेडॉक्स रिएक्शन में Fe2 प्लस चार्ज बना ही है। Fe2 प्लस चार्ज पुनः O2 व जल से अपक्रिया करता है और Fe2O3 का निर्माण करता है। यानी ये Fe2 प्लस चार्ज O2 और H2O दोनों से क्रिया करता है और Fe2O3 बनाता है। इसी Fe2O3 को जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? आपसे जंग का सूत्र पूछा जाए तो Fe2O3 होगा। और जंग का जो अगर सूत्र अगर ऐसे देखा जाए तो Fe2O3 into XH2 होता है। यानी XH2 मतलब H2O के पार्टिकल्स लगे होते हैं। ठीक, आगे दिया है ये रिएक्शन कैसे होगा? ये Fe जो होगा O2 और H2O, देखो तीनों मिला है ना। एक साथ अपक्रिया करेंगे और Fe2O3 बनाएंगे तो Fe2O3 ही जंग होता है। समझ में आ गया? ये इतना कर लीजिएगा। अगले दिन हम जो है इसके संक्षारण से बचाने के उपाय क्या क्या है उसके बारे में बताएंगे।